पता तो लगे कि इस जाति की जनसंख्या कितनी है। जो लोग कहते हैं इस जाति को ज़्यादा मिल गया, अगर आप देखेंगे जब ये जाति की जनगणना के आंकड़े जारी होंगे तो पता चलेगा जिसकी उतनी जनसंख्या है अभी उसको भी उतना नहीं मिला है। ये जो आरोप लगाया जाता है एक जाति को ज़्यादा मिल गया, ये झूठा साबित होगा। नंबर 2, ये जो नॉट फाउंड सुटेबल करके लोगों की वैकेंसीज को खाली रखते हैं और बाद में डी रिजर्व करके जनरल कैटेगरी को दे देते हैं। नंबर 3, आपने पूरे देश के अंदर ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी है, तो जो ठेकेदारी प्रथा लागू हुई है तो लोगों को नौकरियां मिल कहाँ रही हैं। कोर्ट ये भी नहीं देख रहा कि देश की सारी सरकारों ने मिलकर शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि इन वर्गों के 99% लोग अनुसूचित जाति जनजाति के हायर एजुकेशन ले ही नहीं सकते। तो जब वो क्वालिफिकेशन ही अर्जित नहीं कर पाएंगे तो उन बड़ी नौकरियों में वो लोग कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन उनके पास आएगी कहाँ से जब उनसे पढ़ाई आपने शिक्षा को महंगा करके सरकारों ने पढ़ाई को छीन लिया है। इसका मतलब ये जजमेंट भी छलावा है और सरकार के सारे ये निर्णय छलावे हैं। सरकार जानबूझ के एक साजिश के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से नौकरियां भी छीन रही है प्राइवेटाइज करके, ठेकेदारी प्रथा लागू करके, और शिक्षा को महंगे करके उनसे पढ़ाई भी छीन रही है। उनको भी डर पैदा होता है, उनकी भी फाइलें केंद्र सरकार बना रही है। तो किसकी जज से क्या क्या फैसला करवा दिया जाता है इसका पता नहीं चलता। जब आर्ग्यूमेंट होता तो जज कुछ और बोल रहे होते हैं और जब जजमेंट आता तो कई बार कुछ और होता है। एक रेप के केस में एक हाई कोर्ट के जज ने डिसीजन देते हुए कहा कि ये जो बलात्कार की घटना जो हमारे सामने आज विचाराधीन है, ये लड़की दलित है और बलात्कार करने वाला अपर कास्ट का है और स्वर्ण जाति का आदमी कभी भी दलित से बलात्कार कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे छुएगा तो पवित्र हो जाएगा। ऐसा तर्क अगर हाईकोर्ट के जज देते, अंग्रेज सरकार बाबा साहब के आर्ग्यूमेंट के बाद कन्विंस हुई और कन्विंस होने के बाद उन्होंने कम्युनल अवार्ड घोषित किया 1932 में, आई थिंक 18 अगस्त 1932 को। जैसे ही कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ उसके बाद गांधी जी अनशन पर बैठ गए और हालात ये हुए कि गांधी जी की स्थिति बिगड़ती चली गई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धमकियां मिलने लगी कि अगर गांधी जी इस अनशन में मारे गए तो आपके पूरे कौम को कत्लेआम कर दिया जाएगा। और बाबा साहब पे इतना दबाव बन गया कि अगर गांधी जी मर गए और मेरे पूरे समाज का कत्लेआम कर दिया तो मैं ये सेपरेट इलेक्टोरल लेके क्या करूँगा। मजबूरी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को समझौता करना पड़ा और गांधी और बाबा साहब जी के बीच में एक समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को, जो पूना पैक्ट के रूप में याद किया जाता है। कुछ लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं लेकिन हम लोग उसको एक बुरे दिन के तौर पर देखते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि आज मैं ये पूना पैक्ट पर समझौता करने से मेरा मन इतना दुखी है कि जी करता है कि मैं बिजली के खंभे से चिपक के अपनी जान दे दूँ। क्योंकि वो जानते थे कि सेपरेट इलेक्टोरल जो छिन रहा है इसके बदले में जो रिजर्वेशन मिल रहा है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इससे जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद के अंदर जीत के जाएंगे, विधानसभाओं में जाएंगे, वो लोग अपनी पार्टी के गुलाम होकर रह जाएंगे, वो समाज की आवाज़ नहीं बनेंगे। और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जो बात थी, कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेशन एक नकली साबित होगा और आज उसका परिणाम वो नकली साबित हुआ। तो बहरहाल ये बैकग्राउंड थी, रिजर्वेशन किस वजह से मिला पूना पैक्ट के माध्यम से, लेकिन उसका जो असली आधार था वो जो होमोजीनियस सोसाइटी थी, यानी जाति की वजह से जो उनको हर चीज़ से वंचित रखा, प्रताड़ना की गई। और आज भी ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको हज़ारों दे सकता हूँ जिसमें आज भी हमारे समाज के लोगों को घोड़ी पे चढ़ने पे उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, बच्चे को पानी का घड़ा छू लेने पर हत्या कर दी जाती है। तो लेटेस्ट की घटना है 3-4। एक और बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक IAS ऑफिसर हैं जो आजकल यूपी के अंदर कलेक्टर हैं, लेकिन अब से 3 साल पहले करीब वो IAS बने तो जनरल में उनका नंबर आया 22 रैंक आई उनकी। लेकिन उससे पहले उनका जो रैंक था वो IPS में थे। वो बेसिकली राजस्थान से हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर उनका गांव है। उनकी पत्नी IFS ऑफिसर है। जब उन दोनों की शादी हुई तो उनके गांव के लोगों ने कहा बेशक आप IPS बन गए हो लेकिन आपकी बारात घोड़ी पे नहीं निकलने दी जाएगी। चूँकि वो IPS थे, उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को कहा, पूरे गांव को छावनी में तब्दील किया गया। तब कहीं जाकर एक IPS लड़का और एक IFS लड़की की शादी बारात घोड़ी पे छावनी बनाकर गांव को निकली। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी चाहे कोई किसी भी पोस्ट पर चला जाए वो जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती है। जाति असली उत्पीड़न का कारण है और जाति वंचित करने का कारण है। लेकिन ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये होमोजीनियस नहीं है बल्कि उन्होंने कहा ये हेटेरोजीनियस है, यानी कि एक तरह से पूरी व्यवस्था जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने या हमारे संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था बनाई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरह से उस व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास किया है। और मैं नहीं समझता कि ये कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ जजमेंट है। मुझे लगता है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये जजमेंट है। लिहाजा इस जजमेंट से कोई हल निकलने वाला नहीं है। इसमें एक बात ज़रूर है कि कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि ये अगर कोई भी सरकार हमारे इस फैसले के आधार पर अगर सब क्लासिफिकेशन करना चाहेगी तो हमारे रिव्यू में रहेगी, वो डिसीजन हमारे रिव्यू में रहेगा। सरकार को पहले बाकायदा जाति जनगणना करनी पड़ेगी। यानी उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है
वो शब्द दूसरे तरीके से इम्पेरिकल डाटा कलेक्ट करना होगा सरकार को। इम्पेरिकल डाटा का मतलब है कि लोगों की किस जाति को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी एजुकेशनल पॉलिसी स्थिति कैसी है, यानी वो सारा डाटा कलेक्ट करना होगा। इसका मतलब जो हम कुछ वर्षों से लगातार डिमांड कर रहे जाति जनगणना, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जाति जनगणना पे इस जजमेंट के माध्यम से मोहर लगाई है। और अगर सरकारों को ये सब क्लासिफिकेशन करना होगा तो पहले उन्हें इम्प्लीकेशन डाटा कलेक्ट करने के लिए उनको जाति की जनगणना करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ कि कर लीजिए। आप तो कह रहे हैं कि भाई जिनको नहीं मिला उनको मिले, पहले पता तो लगे कि इस जाति की जनसंख्या कितनी है। जो लोग कहते हैं इस जाति को ज़्यादा मिल गया, अगर आप देखेंगे जब ये जाति की जनगणना के आंकड़े जारी होंगे तो पता चलेगा जिसकी उतनी जनसंख्या है अभी उसको भी उतना नहीं मिला है। ये जो आरोप लगाया जाता है एक जाति को ज़्यादा मिल गया, ये झूठा साबित होगा। नंबर 2, ये जो नॉट फाउंड सुटेबल करके लोगों की वैकेंसीज को खाली रखते हैं और बाद में डी रिजर्व करके जनरल कैटेगरी को दे देते हैं। नंबर 3, आपने पूरे देश के अंदर ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी है, तो जो ठेकेदारी प्रथा लागू हुई है तो लोगों को नौकरियां मिल कहाँ रही हैं, सब कुछ ठेके पे जा रहा है और ठेकेदार उनके तनख्वाह का भी आधा पैसे खा जाता है। तो वहाँ तो सरकारें भी चुप हैं और कोर्ट भी चुप हैं, कोर्ट भी न्याय नहीं दे रही है। कोर्ट ये भी नहीं देख रहा कि देश की सारी सरकारों ने मिलकर शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि इन वर्गों के 99% लोग अनुसूचित जाति जनजाति के हायर एजुकेशन ले ही नहीं सकते। तो जब वो क्वालिफिकेशन ही अर्जित नहीं कर पाएंगे तो उन बड़ी नौकरियों में वो लोग कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन उनके पास आएगी कहाँ से जब उनसे पढ़ाई आपने शिक्षा को महंगा करके सरकारों ने पढ़ाई को छीन लिया है और ठेकेदारी प्रथा लाके और देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को बेचकर उन्होंने नौकरियों के रास्ते को भी बंद कर दिया है। इसका मतलब ये जजमेंट भी छलावा है और सरकार के सारे ये निर्णय छलावे हैं। सरकार जानबूझ के एक साजिश के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से नौकरियां भी छीन रही है प्राइवेटाइज करके, ठेकेदारी प्रथा लागू करके और शिक्षा को महंगे करके उनसे पढ़ाई भी छीन रही है। तो आज मैं अपने पूरे दलित पिछड़े आदिवासी समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारे बीच में झगड़ा करवाने की साजिश है। आप लोग आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। और ये इसलिए भी चिढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ लंबे समय से जो सारे हम लोग संगठन मिलके सारे लोग मिलके हम जो कोशिश कर रहे हैं SC ST OBC में एकता है और वो एकता कुछ आती भी दिखे जिसका रिजल्ट इस बार के लोकसभा के चुनाव में देखने में भी आया। इस बात से कहीं ना कहीं घबराहट उन दलों के अंदर है जो लोग जिनको लग रहा है कि वो चुनाव में हारने वाले हैं। इसलिए कई तरह की साजिशें चल रही हैं। जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अंदर जो जजमेंट होते हैं वो जज अपने दिमाग से ईमानदारी से देता है, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी डर पैदा होता है, उनकी भी फाइलें केंद्र सरकार बना रही है। तो किसकी जज से क्या क्या फैसला करवा दिया जाता है इसका पता नहीं चलता। जब आर्ग्यूमेंट होता तो जज कुछ और बोल रहे होते हैं और जब जजमेंट आता तो कई बार कुछ और होता है। तो बहुत सारे जज अच्छे होते हैं लेकिन बहुत सारे जज बायस्ड भी होते हैं। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा। एक रेप के केस में एक हाई कोर्ट के जज ने डिसीजन देते हुए कहा कि ये जो बलात्कार की घटना जो इस हमारे सामने आज विचाराधीन है, ये लड़की दलित है और बलात्कार करने वाला अपर कास्ट का है और स्वर्ण जाति का आदमी कभी भी दलित से बलात्कार कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे छुएगा तो पवित्र हो जाएगा। ऐसा तर्क अगर हाईकोर्ट के जज देते हैं तो उस जज को मैं नहीं मान सकता कि वो जुडिशियस कैरेक्टर वाला जज है। मैं समझता हूँ वो जातिवादी मानसिकता वाला जज है। और अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर वेदों को और मनुस्मृति को अगर जायज़ ठहराते हैं या उनका रेफरेंस देते हैं अपने जजमेंट के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ भी न्यायिक चरित्र नज़र नहीं आता। कुछ जज बहुत अच्छे हैं जो कानून से चलते हैं, जुडिशियस जजमेंट देते हैं, लेकिन कुछ जज ऐसे भी हैं पता नहीं किस दबाव में उनके जजमेंट में न्याय नज़र नहीं आता। तो मैं कहना चाहता हूँ देश पूरे दलित पिछड़े आदिवासियों से, ये हमें आपस में लड़ाने की साजिश है। आपस में नहीं लड़ना है, आपस में मिलजुल के रहना है और मांग ही करनी है सरकार से। तो आप मांग कीजिए कि हमारे पढ़ाई का खर्चा हम जितना भी पढ़ना चाहें हायर एजुकेशन का वो सरकारें उठाएं। साथ ही साथ जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बेच दी गई हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए और ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, बैकलॉग भरा जाए, नॉट फाउंड सुटेबल करके जो डी रिजर्व की जाती हैं इस तरह की जो घटिया मानसिकता उसको बंद किया जाए और आपस में प्यार पैदा करें, रोटी बेटी का रिश्ता करें। हाँ, फिर भी अगर कोई ये देखने में सर्वे से आता है कुछ जाति वास्तव में पिछड़ गई हैं तो निश्चित तौर पर सरकारों को ऐसी जातियों को आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ योजना बनानी चाहिए। और हम लोग भी एक संगठन के जिम्मेदार होने के नाते मिशन जय भीम के माध्यम से और तमाम हमारे SC ST OBC के संगठन इस खुले दिल से इस बात के लिए तैयार हैं कि इन वर्गों में जो वर्ग पिछड़ गए उनको आगे लाने के लिए उनकी पढ़ाई और उनको उस जो प्लेइंग लेवल फील्ड उनको देना चाहिए। ये सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन समाज से निवेदन है आपस में किसी भी सूरत में किसी भी राजनीतिक साजिश के तहत आपस में नहीं झगड़ना है, मिलजुल के इसका सामना